हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जो एक सीरीज चालू किया है जिसमें कि मैं एग्रीकल्चर टीए जो कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू वैकेंसी है, उसके सिलेबस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि आपको किन बिंदुओं को पढ़ना है, किस टॉपिक्स को आपको किस तरह से कवर करना है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्राफ्ट साइंस के अंतर्गत पांचवें और छठवें बिंदु पर डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से इनको कवर करना है। और ऑलरेडी हमने चार बिंदुओं को क्राफ्ट साइंस के अंतर्गत जो चार बिंदु हैं उनको हमने कवर कर दिया है, जिसके लिए हमने एक सेपरेट एग्रीकल्चर टीए से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसको आप वहां से कवर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप अगर उसको सही तरीके से कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी वहां से, और अच्छी तरह से आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और अच्छी तरह सिलेबस को भी आप सही तरीके से कवर कर पाएंगे। और आगे भी मैं इसी तरह से वीडियो बनाता रहूंगा यही टॉपिक से रिलेटेड जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो उसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। हाँ तो दोस्तों, ये हमारे पास सलेबस है और मैं आशा करता हूँ आपने भी सलेबस की फ़ोटो कापी इसकी अवश्य निकाल ली होगी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए उसका सलेबस पता होना, आपके सामने होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी होने चाहिए। हालांकि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है अभी फ़िलहाल इसके, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है, यह मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ कि जो मैं टॉपिक आपको कवर करा रहा हूँ, जिस तरह से पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, वहीं से ही क्वेश्चन आ रहे होंगे। इतना तो एक्सपीरियंस है हमें। तो जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऑलरेडी ये ऊपर के जो चार बिंदु हैं इनको हमने कवर करा दिया है। इसके लिए आप हमारी जो पिछले जो प्ले लिस्ट में हमारी जो एग्रीकल्चर टीए के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ पर आपको 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे, उनको आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे सीड टेक्नोलॉजी को, यानी इन 2 बिंदुओं को हम आज अच्छी तरह से कवर करेंगे कि इनके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को किस तरह से कवर करना और कहाँ से करना है। ओके, तो सबसे पहले आप सिलेबस को देखिए, समझिए सिलेबस को। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पहली बात तो पढ़ना आपको इम्पॉर्टेंट ऑफ सीड, ठीक है, यानी कि आपको सीड के बारे में पता होना चाहिए कि सीड क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। आगे हम बताएंगे पूरा इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। इसका टाइप ऑफ सीड दिया गया है, सीड के प्रकार कौन कौन से हैं। देन यहाँ पे दिया गया है प्रोडक्शन मेथड के बारे में कि सीड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। अलग अलग क्रॉप में डिफरेंट टाइप की मेथड्स होती हैं, वही पूछी जाएंगी वहाँ से। देन आपका मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट, यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा है। यानी यहाँ पे 3 चीज़ों को पढ़ना है आपको। पहला तो आपको सीड के बारे में पढ़ना है, सीड टेक्नोलॉजी को, ठीक है। और दूसरा आपको सीड ट्रीटमेंट पढ़ना है, ठीक है। अब इनके अंदर आप किन किन चीज़ों को कवर करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता दूंगा। ये पूरे टॉपिक में आपको सीड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इसके अंदर किन बिंदुओं को पढ़ना है मैं आगे डिस्कस करूँगा। ओके, एक बार हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट भी देख लीजिए। हम आज पढ़ेंगे बीज का महत्व, इसके प्रकार एवं इसका उत्पादन, और साथ में हमारा जो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे हम बीज शोधन की विधियाँ एवं महत्व को देखेंगे, ठीक है। इससे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है उसको हम आपको डिक्टेट करा देंगे, उसको आप राइट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए जो पहला टॉपिक दिया हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सीड के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ सीड को देखना है, तो इसमें आपको थ्योरी तो लिखना नहीं है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। तो आपको किन किन बातों को यहाँ पे याद रखना है मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीड है क्या। तो सीड एक प्रकार से फर्टिलाइज ओव्यूल है, ठीक है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ठीक। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सीड क्या है। सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है, ना कि ओवरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको याद रखेंगे अच्छे से, क्वेश्चन पहला आपसे पूछा जा सकता है सीड में। तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सीड क्या होता है। एक प्रोपागेटिंग मटेरियल होता है, ठीक है, प्रोपागेशन के लिए यूज किया जाता है, इतना पता होना चाहिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो आपको याद रखना है, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव, तो पहला क्वेश्चन बनेगा जो सीड के पार्ट्स हैं, ठीक है। मान लो कोई सीड है, तो सीड में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्ट्स होते हैं। जैसे कि क्या होते हैं, एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो के साथ होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म के बारे में पता होना चाहिए आपको। फिर इसके बाद होता है एल्यूरान लेयर। एल्यूरान लेयर क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीरियल कहलाती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद ब्रान होता है, ठीक है, लेमा होता है, पेलिया होता है। इन सब चीज़ों के, इन बिंदुओं से रिलेटेड आपके बारे में चीज़ें
पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे आपको क्वेश्चन देके पूछा जाएगा कि आउटर मोस्ट लेयर जो होता है एंडोस्पर्म का क्या कहलाता है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म एल्यूरॉन कहलाता है। लेकिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सीड क्या होता है, लेमा एंड पेरिया होता है। इसका जो अपर वाला पार्ट होता है, यानी जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, लेमा कहते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं इनर पार्ट को पेलिया कहते हैं। ऐसे ही लेमा और पेलिया मिल के क्या बनता है, हस्क बनता है। तो इस तरह से हमें इंपॉर्टेंस है सीड के बारे में पता होना चाहिए। साथ में आपको पता होना चाहिए जो एम्ब्रियो होता है उसको, एम्ब्रियो जो होता है यहाँ पे, तो एम्ब्रियो में कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसके पार्ट पता होना चाहिए कि एम्ब्रियो में दो चीज़ें होती है, एक तो होता है तुम्हारा प्लूमूल, एक होता है रेडिकल। ठीक है, प्लूमूल होता है, दूसरा होता है रेडिकल। प्लूमूल से क्या बनता है, शूट पार्ट बनता है, शूट मतलब तने वाला भाग, और रेडिकल से बनता है रूट। ठीक है, यहीं भी आपको पता होना चाहिए रेडिकल होता है जब थोड़ा सा एक्सपेंड करना शुरू करता है तो उसे बोलते हैं हम कोलियोराइजा। ठीक है, कोलियोराइजा, और यहाँ पे बोलते हैं प्लूमूल को कोलियोटाइल। ठीक है, ये सब बिंदुओं के बारे में आपको 360 एंगल पे कवर होना चाहिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंस ऑफ सीड यानी सीड से रिलेटेड बातें यहाँ पे इतने में कवर हो जाएंगी। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें और बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो इंडोस्पर्म होता है कैसे होता है, ये 3n होता है यानी ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, इंडोस्पर्म फॉर एग्जांपल जैसे कि राइस है तो राइस का 2n नंबर कितना होता है, 24 होता है, तो 3n नंबर पूछा जा सकता है तो 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें। देन आपसे पूछा जा सकता है कि हाइपोकोटाइल क्या होता है, इपीजियल जर्मिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है। जर्मिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जर्मिनेशन में आपको पता होना चाहिए, एक मिनट, कि इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है। ठीक है, इपीजियल जर्मिनेशन क्या है और हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या है, इनके एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप बना लेंगे, मैं आशा करता हूँ। हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है जिनका जो कोटिलिडन्स होता है अंडर द ग्राउंड होता है, और जो इपीजियल होता है इनका कोटिलिडन क्या होता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, सीड्स स्प्लिट हो जाता है। इसके एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन और आपको क्या क्लियर होना चाहिए यहाँ पे, देन आपको प्रोपागेटिंग मटेरियल के बारे में भी पता होना चाहिए कि कोई सीड है उसका प्रोपागेटिंग मटेरियल क्या होता है। ठीक है, प्रोपागेटिंग मटेरियल इसी टॉपिक से पूछा जाएगा ये सब। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आप टेबल बना सकते हैं ऐसे कि अगर हम बोले बनाना, ठीक है, तो बनाना का प्रोपागेटिंग मटेरियल क्या है तुम्हारा, यहाँ बनाना का प्रोपागेटिंग मटेरियल पता होना चाहिए, स्वाड शकर होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको जिंजर का पता होना चाहिए, इसके बाद आपको टर्मरिक का पता होना चाहिए, इसके बाद आपको पोटैटो का पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे इनका राइजोम होता है, पोटैटो होता है आपका ट्यूबर। तो इस तरह से आप और भी जो क्रॉप है उनकी लिस्ट बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, जितने देन आपको यहीं पे ही पूछा जा सकता है कि सीड डोरमेंसी क्या होती है, सीड डोरमेंसी के बारे में भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए कौन कौन से हार्मोन्स यूज करते हैं। ठीक है, हार्मोन आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन कौन सा है, तो यहाँ पे जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, अगला आपसे पूछा जा सकता है यहीं पे सीड वायबिलिटी के बारे में, सीड वायबिलिटी क्या होता है। ठीक है, सीड वायबिलिटी, तो इसके बारे में पता होना चाहिए, और साथ में वायबिलिटी टेस्टिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का यूज करना चाहिए इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए सीड वायबिलिटी की। ओके, यानी कैपेसिटी ऑफ द सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ द जर्मिनेशन फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द टाइम इज कॉल्ड एज द सीड वायबिलिटी। ओके, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि वायबिलिटी टेस्ट इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं। ठीक है, सीड वायबिलिटी के लिए टेस्ट पता होने चाहिए आपको, और जिसमें मेनली आपको टीजेड टेस्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए, टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, तो एक यहाँ पे होता है टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। इसका कलर क्या होता है, तो पिंक कलर का सीड हो जाता है, पिंक या रेड कलर का हो जाता है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और भी अदर टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि आपको पोटेशियम परमैंगनेट मेथड के बारे में पता होना चाहिए, गोडेक्स टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए, जो कि सीड जर्मिनेशन के लिए ही मतलब कि किया जाता है। ओके, तो इस तरह से सीड वायबिलिटी के बारे में आप इनको पढ़ेंगे और इसके टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। अगला आपसे यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होती है। ठीक है,
रियल वैल्यू ऑफ सीड, इसकी आपको प्रॉपर फार्मूला पता होना चाहिए। यानी क्या होता है, प्योरिटी परसेंटेज इनटू जर्मिनेशन परसेंट डिवाइड बाई द 100 कर देते हैं, ठीक है। और अब इससे न्यूमेरिकल भी आ सकता है एक। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से याद रखें, पता होना चाहिए। देन ये डॉकेज क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सीड में ही आ जाएगा। डॉकेज लॉस क्या होता है, ओके। तो इन चीज़ों को आपको अच्छी तरह से याद रखना है और पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सीड डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए किन चीज़ों का यूज करते हैं, यहाँ पे पता होना चाहिए आपको। एक मिनट में एक चीज़ टॉपिक छोड़ दिया यहाँ पे, सीड डोरमेंसी से रिलेटेड। यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए डोरमेंसी ब्रेक कैसे होता है, ठीक है। डोरमेंसी ब्रेकिंग से रिलेटेड चीज़ें पता होना चाहिए आपको। तो डोरमेंसी ब्रेकिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, जैसे कि स्कैरिफिकेशन होता है, ठीक है, और एक होता है स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। इन दोनों बातों को आपको बढ़िया से इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो स्कैरिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे, कि प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग द सीड कोट टू मेक परमेबल टू द वाटर एंड ग्रास, ठीक है। मतलब यहाँ पे सीड कोट को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। और जबकि स्ट्रैटिफिकेशन में क्या करते हैं यहाँ पे, कि सीड को क्या करते हैं तुम्हारा, कि यहाँ पे टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है, यानी कि इसको ठंडा रख देते हैं, चिलिंग टेम्परेचर में रखते हैं, जिससे कि मतलब इसकी डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, ओके। तो इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरह से आइडिया होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। देन आपको यहीं से पूछ लिया जाएगा कि सीड वेट क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, ठीक है। टेस्ट वेट यानी कि 1000 वेट एंड सीड इंडेक्स, इसको भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको यही टॉपिक में ही आपको पता होना चाहिए क्रॉप, ठीक है, क्रॉप और उनका टेस्ट वेट, ठीक है, जो कि हम बता देते हैं आपको। ये फील्ड क्रॉप का भी टॉपिक हमने आपको पीछे भी बताया था ये चीज़ें, कि आपको इसकी एक लिस्ट बना लेना है इंपॉर्टेंट क्रॉप की, और फिर इसके बाद इनका टेस्ट वेट कितना होता है उसको आप बढ़िया तरीके से याद कर जाइए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहला जो टॉपिक था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ सीड वाला, इससे इन बिंदुओं को अच्छी तरह से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अब हमें देखना है टाइप ऑफ सीड के बारे में, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो टाइप ऑफ सीड में क्या पढ़ना हम देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पढ़ना है टाइप ऑफ सीड की एक टेबल बनाएंगे आप। सिंपल चीज़ है, एक तो आपके पास टेबल होना चाहिए जो कि किसकी रहेगी, एक मिनट, टाइप ऑफ सीड की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप टाइप, ठीक है। देन आप एक लिख लेंगे यहाँ पे टैग का कलर, ठीक है। उसके टैग का कलर पता होना चाहिए आपको। इसके बाद टैग की साइज़ अगर याद कर सकते हो तो साइज़ भी याद कर लीजिए, ठीक है। उसे ज़रूरत नहीं इसकी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोजनी पता होना चाहिए, यानी किसकी संतति है, किससे बनती है, और साथ में कुछ स्पेसिफिक फीचर होते हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। तो चार मेनली हम यहाँ पे देखेंगे, 3 टाइप के सीड आपको पढ़ना है। सारे सीड नहीं पढ़ना है, जो अपने इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर सीड के बारे में। न्यूक्लियर सीड क्या होता है, तो पहली बात कहाँ बनता है, मतलब कौन बनाता है ये भी पता होना चाहिए। स्पेसिफिक मतलब कि किसके द्वारा बनता है, तो ब्रीडर द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें पता होना चाहिए, टैग का कलर, साइज एंड प्रोजनी, ठीक है। तो इसकी कोई प्रोजनी नहीं होती है ऐसे एज इट इज। देन आपको पता होना चाहिए फाउंडेशन सीड के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियर के बाद ब्रीडर सीड आएगा आपका, तो ब्रीडर सीड के बारे में सिमिलर चीज़ें पता होना चाहिए, सारी चीज़ें। देन आपका आ जाएगा फाउंडेशन सीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीड होता है, ठीक है। तो फाउंडेशन सीड के बारे में अच्छे से आप याद रखेंगे। इसका सर्टिफाइड सीड के बारे में पता होना चाहिए, और देन आपको पता होना चाहिए रजिस्टर्ड सीड के बारे में, ठीक है। ये जो 5 प्रकार के सीड हैं, इनके बारे में आपको बढ़िया से पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आगे कुछ और सीड आते हैं, जैसे कि ट्रूथफुली लेबल्ड सीड, ठीक है, ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रूथफुली लेबल्ड सीड होता है, हम कोई भी सीड को ले सकते हैं जो कि जिसके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये सीड अच्छा होगा, ठीक है।
ये ज़्यादा एथेंटिक नहीं होता है। अपने इंडिया में मेनली कौन सा यूज़ किया जाता है, फाउंडेशन सीड, ठीक है। और इसके बाद दूसरा जो हम यूज करते हैं यहाँ पे सर्टिफाइड सीड होता है, उसको यूज करते हैं, ठीक है। रजिस्टर्ड सीड के बारे में आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भी होगी तो भी आप काम चला सकते हैं। क्वेश्चन जो ज़्यादा पूछे जाएंगे यहाँ से इन दोनों से पूछे जाएंगे, ओके। अब जब इन दोनों ही सीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इसमें क्या है महत्वपूर्ण, एक्चुअली किसानों के लिए, फार्मर्स के लिए यही दोनों सीड इंपॉर्टेंट होते हैं जो फार्मर्स को मिलते हैं। बाकी ब्रीडर सीड तो ब्रीडिंग करने के लिए यूज किया जाता है, और न्यूक्लियर सीड पहली बार जब सीड बनाया जाता है किसी ब्रीडर द्वारा उसके लिए यूज किया जाता है। और स्पेसिफिक चीज़ों में आपको लिखना है कहाँ तैयार हो जाता है, ठीक है, मतलब कि वेयर, यानी कहाँ पे तैयार होता है। जैसे कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में ही होगा, ए वाला भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है ब्रीडर। फाउंडेशन फार्मर फील्ड में होता है, कोई भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, कोई भी रिसर्च सेंटर में हो सकता है। सर्टिफाइड भी फार्मर सीड के फील्ड में हो सकता है। तो इस तरह से इन चीज़ों के बारे में आपको स्पेसिफिक टेबल बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको आइसोलेशन डिस्टेंस पता होना चाहिए। इसी के अंदर क्या पता होना चाहिए, आइसोलेशन डिस्टेंस, ठीक है। दोनों सीड का पता होना चाहिए। जैसे कि पहला पता होना चाहिए आपको फाउंडेशन का और दूसरा रजिस्टर्ड का। इन दोनों सीड का आपको आइसोलेशन डिस्टेंस पता होना चाहिए। और यहाँ पे लिखेगा क्रॉप। तो क्रॉप में जैसे कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हो गई, राइस, व्हीट, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ पता होना चाहिए कॉटन का, सोयाबीन का, मेज, ठीक है, ओकरा, भिंडी का पता होना चाहिए। ओकरा के बाद और भी बहुत सारी जो सीड है, टोमेटो हो गया, ठीक है, कॉटन का हो ही गया हमारा। तो इस तरह से आपको डिफरेंट जो सीड है, मेनली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कॉटन का, मेज का और ओकरा का, टोमेटो का भी इंपॉर्टेंट है, और राइस, इनका सबका 3 ही 3 होगा, ठीक है, ऐसे याद रखिए। तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को यहाँ पे लिखेंगे एक टेबल बना के। डिफरेंट और भी आपकी क्रॉप हो सकती हैं। तो इस तरह आपको आइसोलेशन डिस्टेंस के बारे में भी पता होना चाहिए, मेनली फाउंडेशन और रजिस्टर्ड सीड का, ओके। इसके बाद 2 प्रकार के सीड और होते हैं जिसका आइडिया होना चाहिए। एक तो होता है रिकैल्सिटेंट सीड, रिकैल्सिटेंट सीड, और एक होता है आपका ऑर्थोडॉक्स सीड, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स सीड। इन दोनों एक क्या होते हैं आपको अच्छी तरह से इसका आइडिया होना चाहिए। एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होते हैं आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो होते हैं, पहली बात तो रिकैल्सिटेंट सीड जान लीजिए कि ऐसे सीड जिनको आप रख देते हैं अगर ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो उनकी वाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है, यानी उनका वो जर्मिनेट नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप मैंगो की सीड को बहुत दिनों तक रखेंगे, स्टोर करेंगे, तो उसका मतलब कि जर्मिनेशन एंडोस्पर्म खराब हो जाएगा। यानी इनमें एक पर्टिकुलर मॉइस्चर बना रहना जरूरी है रिकैल्सिटेंट के लिए। ऑर्थोडॉक्स सीड में क्या होता है कि ऐसे सीड होते हैं जिनको आप रखे रहेंगे बहुत दिनों तक, जैसे कि गेहूं का सीड हो गया, सोयाबीन का सीड हो गया, चने का सीड हो गया, तो भी अगले साल इनके में मॉइस्चर कम भी हो जाएगा, तो भी ये क्या होंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। यही कहलाते हैं ऑर्थोडॉक्स सीड, ओके। इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए मोटे तौर पे, ठीक है। इस तरह से आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ इसमें आपको यही सब मेथड ऑफ टाइप ऑफ सीड में यही इन बिंदुओं पर ही आपको अच्छी तरह से कमांड करनी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यहीं से ही क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रोडक्शन मेथड के बारे में दिया गया है कि सीड प्रोडक्शन की कौन कौन सी मेथड्स होती हैं, और इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि कौन कौन सी मेथड से सीड यूज किया जाता है, किन साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है, और साथ में हम देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी एजेंसीज काम करती हैं सीड प्रोडक्शन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। यहाँ से यही क्वेश्चन आएंगे, हम आगे देखते हैं और इसके बारे में आपको बता देते हैं। तो दोस्तों सीड प्रोडक्शन मेथड्स में आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी मेथड यूज की जाती हैं, ठीक है। ब्रीडिंग मेथड की बात की जा रही है, तो एक तो प्योर लाइन मेथड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्योर लाइन सिलेक्शन कह सकते हो इसको आप, ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन। ये थोड़ा सा जेनेटिक्स का भी पार्ट हो सकता है, तो इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए प्योर लाइन कैसे बनाते हैं और किसके द्वारा दिया गया। तो ये पता होना चाहिए कि जॉनसन नाम के साइंटिस्ट थे, उनके साइंटिस्ट के नाम भी याद कर लेंगे आप, तो भी आपका काम हो जाएगा। और किस क्रॉप में यूज किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों का आइडिया होना चाहिए यहाँ पे। दूसरी मेथड आपको मास सिलेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। मास सिलेक्शन होता है, ये मेथड ऑफ सीड प्रोडक्शन के अंदर ही आएगा, बट मतलब कि ब्रीडिंग मेथड्स हैं एग्जैक्टली है, ठीक है। एग्जैक्टली इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आगे बताता हूँ आपको। ये वाले भी चीज़ों को आपको तैयार करना, रिस्क नहीं लेना हमें।
ठीक है। पेडिग्री मेथड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पेडिग्री मेथड थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, जो कि नेम रासुंडा की किताब में भी दिया हुआ है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए बल्क ब्रीडिंग मेथड के बारे में। बल्क मेथड के बारे में निल्सन एहले ने दिया था इसका नाम, ठीक है। बल्क मेथड, बल्क ब्रीडिंग मेथड है, ठीक है। बैकक्रॉस मेथड के बारे में भी पता होना चाहिए आपको, बैकक्रॉस मेथड, ओके। देन आपको कुछ चीज़ और पता होना चाहिए कि जैसे कि डबल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ मेज किसके द्वारा दिया गया है, जोन्स के द्वारा, ठीक है। तो डबल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ मेज, ठीक है, जोन्स नाम के साइंटिस्ट थे एक, ओके, इनके द्वारा दिया गया है। सिंगल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ मेज किसके द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ईस्ट एंड सल का नाम यहाँ पे पता होना चाहिए आपको, ओके। ट्रिटिकल किसके द्वारा बनाया गया है, रिम्पू नाम के साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया ट्रिटिकल, ठीक है। और किसका किसका क्रॉस है ये भी पता होना चाहिए। DT46 इसकी एक वेराइटी, यहाँ पे ये भी चीज़ें आपको आइडिया थोड़ा सा मोटे तौर पे रहना चाहिए, ठीक है। क्रॉप इडोटाइप भी यहाँ से ही थोड़ा बहुत कवर किया जा सकता है, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड में। अब तो ये हमने सीड को प्रोड्यूस किया, ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस किया हमने, तो हाइब्रिड के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, हाइब्रिड सीड। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप पता कर लेंगे तो आपने सीड अगर प्रोड्यूस कर लिया है तो सीड प्रोडक्शन के बाद आपको कुछ एजेंसियाँ होती हैं जो कि क्या काम करती हैं, क्वालिटी कंट्रोल का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी कंट्रोल एजेंसीज, ठीक है। तो इन एजेंसी का नाम पता होना चाहिए, कब बनी है, क्या काम होता है, वो पता हो या ना हो, पर आपको कब बनी है, कब, ये आपको पता होना चाहिए मोटे तौर पे। तो NSC होती है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ, 1963 में, इसको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इसका आपको पता होना चाहिए इंडियन सीड एक्ट कब बना था, या नेशनल सीड एक्ट पास कब हुआ था। नेशनल सीड एक्ट ये भी पता होना चाहिए, 1966 में बना था। और कम इन द फोर्स, यानी कि फोर्स में कब आया था, या मतलब कि इन फोर्स कब हुआ था, 1969 में, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होना चाहिए आपको थोड़ा थोड़ा। इसके बाद स्टेट सीड कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि स्टेट सीड कॉर्पोरेशन कब बनी थी या क्या रोल होता है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन के बारे में। इतना ही आपको अगर पता है तो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। साथ में कुछ सीड होते हैं जिसके लिए कुछ मार्किंग की जाती है एग्रीकल्चर की प्योरिटी के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस से। हालांकि प्रोड्यूस के लिए होता है, इसको ना भी जानेंगे तो कोई यहाँ पे रिलेवेंस नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए एग मार्क के बारे में। किसके बारे में, एग मार्क के बारे में पता होना चाहिए कि कब ये बनाया गया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट 1937 के तहत इसको दिया गया था, और साथ में आपका क्वालिटी ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए किया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़ और आपको याद रखना है यहाँ पे, सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो, ठीक है। कौन सी, सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो, सीड प्लॉट टेक्निक ऑफ पोटैटो, ये भी पता रहना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये वाला हो गया, सीड प्लॉट टेक्निक किसने दिया था, पुष्कर नाथ द्वारा 1967 में दिया गया था। डिजीज फ्री सीड बनाने के लिए यूज किया जाता है। साथ में कहाँ पे यूज किया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है। न्यूक्लियर सीड मेनली किसके लिए होता है, न्यूक्लियर सीड के लिए, यानी न्यूक्लियर सीड प्रोड्यूस करते हैं हम जहाँ पे वायरस फ्री इन्वायरमेंट होता है, यानी कि पहाड़ी एरिया में, ठीक है। तो इन सब बिंदुओं के बारे में आपको अच्छी तरह से थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी अगर रखेंगे तो सीड टेक्नोलॉजी से आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इन सारे टॉपिक्स को आप लिख रहे होंगे, और लिख के आप इसके बारे में डिटेल को भी आप बढ़िया से नोट्स में अपने इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर आप इतना करेंगे तो आपको अवश्य सक्सेस मिलेगी। मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ कि अगर आप इतना कर रहे हैं, अगर सही तरीके से सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व कर रहे हैं अगर, तो आपको अवश्य वहाँ से सक्सेस मिलेगी दोस्तों, है ना। अब हम आगे देखते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में भी। हाँ तो दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट में। तो यहाँ पे देखना हमें मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट, कौन कौन सी मेथड्स यूज की जाती हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए, या इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको तैयार करना है कि जो हमारा सीक्वेंस होता है सीड ट्रीटमेंट का क्या होता है। तो आपको सबको पता ही होगा ये
कि जो FIR होता है ये सीक्वेंस ऑफ द सीड ट्रीटमेंट होता है, FIR या FIB भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी कि पहले फंजीसाइड से करते हैं, फिर इंसेक्टिसाइड से, फिर राइजोबियम में कह सकते हो आप कि बायो फर्टिलाइजर से करते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से फंजीसाइड हैं, तो कौन से फंजीसाइड को आप यूज करेंगे इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पोटैटो के लिए कौन सा करेंगे, ये सब चीज़ याद नहीं रखना, पर आपको पता होना चाहिए कि इसका डोज कितना होता है और कौन से फंजीसाइड हैं। जैसे कि थायरम है, ठीक है, कैप्टान है, एगालॉल होता है। एगालॉल किसके लिए होता है? शुगर केन के लिए होता है, ठीक है। एरिटॉल भी किसके लिए होता है? शुगर केन के लिए होता है, जो कि शुगर केन का जो रेड रॉट रोग होता है ना, रेड रॉट डिजीज जो होती है, यानी कि लाल सड़न जिसको बोलते हैं, रेड रॉट डिजीज के लिए ये जो होते हैं अर्ली और लेट ब्लाइट ऑफ द पोटैटो के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनकी डोज कितनी होती है भी आपको पता होना चाहिए। इन जनरल जो फंजीसाइड की डोज होती है 3 ग्राम पर kg सीड रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन सब टॉपिक के आसपास के एरिया को आपको तैयार करना है, इतना ही नहीं थोड़ा बहुत और आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा 3-4। अगला आपका इंसेक्टिसाइड, तो आपको इंसेक्टिसाइड के बारे में पता होना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड कौन कौन से हैं, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड, इसको जो कि हम आगे वाले टॉपिक में भी कवर करेंगे। अगला है हमारा राइजोबियम में कह सकते हैं बायो फर्टिलाइजर वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट कौन सा है? बायो फर्टिलाइजर के बारे में भी यहीं पता होना चाहिए आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे आपका, इस टॉपिक से, बायो फर्टिलाइजर से। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बायो फर्टिलाइजर है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कौन सी क्रॉप में कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल पल्स के लिए कौन सा यूज करते हैं? राइजोबियम यूज करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट क्रॉप हैं पल्स में भी, आपको कौन कौन से अलग अलग, यहाँ पे आपको एक लिस्ट बनाना है क्रॉप की, और एक यहाँ पे लिस्ट बनाना है राइजोबियम की स्पीसीज की, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राम के लिए है तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसरम होता है। सोयाबीन के लिए है तो ब्रेडी राइजोबियम या राइजोबियम जैपोनिकम होता है, ठीक है। ग्राम, सोयाबीन, इसके बाद मेलिलोटस, ठीक है। राजमा के लिए कौन सा होता है? राइजोबियम फैजियोली होता है। ऐसे ही आपको 2-3 क्रॉप जो कि आपको ऑलरेडी बुक में मिल जाएगा, उसको आप यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे और उसको आप अच्छी तरह से लर्न करेंगे, ठीक है। और क्या पता होना चाहिए आपको? सीरियल के लिए कौन सा यूज करते हैं, जैसे कि सोरगम के लिए, फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं आपको सोरगम, ये जो स्पाइरेलम होता है, सोरगम के अलावा आप कह सकते हैं आपकी व्हीट के लिए या पर्ल मिलेट के लिए एजोटोबैक्टर है, ठीक है। शुगर केन के लिए कौन सा यूज करेंगे? ऊपर क्या था? फंजीसाइड था, ये हम नीचे ले रहे हैं बायो फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे एक एसिटोबैक्टर नाम का बायो फर्टिलाइजर होता है, उसको यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, इसके एग्जाम्पल पता होना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक यहाँ पे इसी में कि मेथड जो होती है ना एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन मेथड आपको अच्छी तरह से यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं बायो फर्टिलाइजर का, ठीक है। तो पहला तो हम सॉयल के साथ मिला देते हैं, तो इन जनरल है, वहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेंगे नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे सीड ट्रीटमेंट करते हैं कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक सीड ट्रीटमेंट का है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर से। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कितना डोज होता है। तो 20 ग्राम राइजोबियम लेते हैं, ठीक है, फॉर द 1 kg सीड के लिए। ये बात पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितना 1 किलोग्राम के लिए कितना राइजोबियम लेते हैं, ठीक है। ऐसे अगर एसिटोबैक्टर है या एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरेलम है, तो उसको कितना लेते हैं सॉइल। तो इसका पहले आपको मेथड पता होना चाहिए कि इसमें जेगरी मिलाते हैं थोड़ा गर्म करके और साथ में फिर मिक्स कर देते हैं 20 ग्राम पर kg सीड के हिसाब से। अगर हमारा सीड 10 किलोग्राम है तो हमें 200 ग्राम राइजोबियम लेना पड़ेगा, ठीक है। उसको सेटिंग प्लेस में ठंडा करते हैं। ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम दूसरा सॉइल ट्रीटमेंट के लिए। तो सॉइल ट्रीटमेंट यहीं देख लीजिएगा आप, हालांकि सीड से रिलेटेड हमारा मुद्दा है, पर सॉइल ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए आपको
कि कितना डोज हम लेते हैं। तो यहाँ पे 10 पैकेट कह सकते हो 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं ये डोज। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा इससे, इस वाले टॉपिक से, सीड ट्रीटमेंट से, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहीं पे मेंशन कर लीजिए प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट के बारे में, ठीक है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे और याद रखना, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट जो है कब पास हुआ है, 2001 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मैंने छोड़ दिया था गलती से। तो इस तरह से आपको सिलेबस को कवर करना है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ और पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य आप उसको बताएं, उसका रिप्लाई हम आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें इसे। थैंक यू सो मच।